ऐसा परिपथ जिसके अंदर हम लोगों ने एक प्रतिरोध R जोड़ा हुआ है। प्रतिरोध R के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो माना कि प्रतिरोध R एक एसी स्रोत से जोड़ा गया है, ये हमारा एसी स्रोत है, इसके अंदर हम लोगों ने एक प्रतिरोध R जोड़ा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिससे यहां पर जो करंट I निकला है, तो ये जो करंट I ये प्रत्यावर्ती धारा है। प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दो प्रकार की धाराएं होती है। तो यहां पर मैंने इसका साइन बना दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए चिन्ह बना हुआ है। ऐसा परिपथ जिसके अंदर हम प्रतिरोध R को जोड़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा। इसके बाद जब हम L और C वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो वो यहां से आप लोगों को बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि तीनों सेम है, इस वजह से हम तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसके अंदर प्रतिरोध R जुड़ा होगा, उसके लिए धारा के शिखर मान का व्यंजक और फेजर आरेख बनाकर समझाइए, ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ का क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसके अंदर हम लोगों ने प्रतिरोध R जोड़ा है, ये प्रतिरोध R का साइन है। इसके लिए वोल्टता का समीकरण V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, जो कि हम लोगों ने E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा है। इसके लिए जब वोल्टता आई है तो वोल्टता के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन को सीधे सीधे आप लोग अच्छे से लिखेगा कि एक प्रतिरोध R है जो AC स्रोत से जोड़ा गया है। जब प्रतिरोध R को AC स्रोत से जोड़ा गया है और यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिससे करंट I यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है, करंट I धारा I यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, जहां पर V जो है वोल्टता का तात्क्षणिक मान है और V नॉट वोल्टता का शिखर मान, और कला ओमेगा टी जो है ये कला है, फेज है। मतलब कि हम लोगों को उसकी कला का अंतर, फेज डिफरेंस भी चेक करना होगा, कितना फेज डिफरेंस होगा। अब दोस्तों एक चीज आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पर I नॉट की वैल्यू चाहिए, धारा के शिखर मान का मान हम लोगों को निकालना है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, किरचॉफ के नियम से, अब मैं किरचॉफ के नियम से, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से दोनों चीजें क्लियर कर लीजिएगा कि अगर हम लोग जब प्रत्यावर्ती धारा R का कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या L का कोई कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर हम लोग उसके अंदर एक संधारित्र C को जोड़ रहे हैं जो कि अध्याय 7 फिजिक्स में है, तो हम लोगों को I नॉट का मान चाहिए, धारा का शिखर मान। कहीं से भी आप लोग सिर्फ I0 की वैल्यू निकल कर लेकर आ जाइए। अब देखिए किरचॉफ के नियम से, तो किरचॉफ का नियम आप लोगों को दूसरा वाला पता होना चाहिए कि किसी बंद विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल और विद्युत वाहक बल का बीजगणित योग शून्य होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये वोल्टता ली है। अब ये सारी की सारी वोल्टता, इससे जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितना प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगा, वो सारा का सारा किसमें जाएगा, वो सारा का सारा जाएगा R के अंदर। तो आप लोग एक सेंस लगाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि वोल्टता इसके अंदर, वोल्टता इस प्रतिरोध R के अंदर V इक्वल IR होगा, यह आप लोगों को यहां से याद रखना है, वोल्टता V इक्वल IR। या हम लोग किरचॉफ के नियम से भी लिख सकते हैं, किरचॉफ का नियम V इज इक्वल्स टू IR। अब देखिए हम लोगों को यहां से किसकी वैल्यू लेकर आना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ I नॉट की वैल्यू लेकर आना है। तो V इक्वल होता है IR। अब यहां से आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, इस V के प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल क्या हो जाएगा IR। वैल्यू देखिए I इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास V नॉट अपॉन R, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस भी हम लोगों को निकालना है, कला का अंतर हम लोगों को निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, I नॉट की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहां से I इज इक्वल्स टू निकला V नॉट अपॉन R, तो ये जो I नॉट होगा, I नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा V नॉट अपॉन R। I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, मतलब I नॉट की वैल्यू। अब देखिए बुक से के हिसाब से आप लोग लिख सकते हो I नॉट को अब IM लिख सकते हो, जो कि पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या शिखर मान होगा। तो हम लोग यहाँ पर I नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, V नॉट अपॉन R। ओम का नियम आप लोग याद रखिएगा, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू V इक्वल IR, और अगर हम लोगों को I की वैल्यू चाहिए तो V नॉट अपॉन R। अब जब यहां पर धारा का शिखर मान होगा तो यहां पर वोल्टता का शिखर मान बटे प्रतिरोध R का मान, I0 का मान किसके बराबर होगा, वोल्टता के शिखर मान में प्रतिरोध R से जो भी होगा उसका भाग दे देंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, और R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, प्रतिरोध R का मान निकल जाएगा V नॉट अपॉन I नॉट। सारी चीजें लिखिएगा, R प्रतिरोध है, I नॉट धारा का शिखर मान, V नॉट वोल्टता का शिखर मान।
तो ये हमारा डेरिवेशन है v इज इक्वल टू आई आर। किरचॉफ के नियम से आप लोग लिख सकते हो, ओम के नियम से, किरचॉफ के नियम से। तो आप लोगों को किरचॉफ का सेकंड नियम पता होना चाहिए कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीजगणित योग 0 होता है, बीजगणित योग 0 होता है। और या ऐसा समझ सकते हो कि इससे जितनी भी विद्युत धारा, जितनी भी प्रत्यावर्ती धारा आई, जितनी भी प्रत्यावर्ती धारा आई निकलेगी, वो जाकर सारी की सारी कहां पर जाएगी, इस प्रतिरोध R में। प्रतिरोध R विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट होगी। अब समझिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां से आप लोग समझिएगा कि अगर हमने क्या किया है कि यहां पर जो वोल्टता है वो 10 वोल्ट की वोल्टता दी है, ठीक है, 10 वोल्ट दी है। जब 10 वोल्ट यहां से हम लोगों ने वोल्टता दी है, तो यहां से आई करंट फ्लो होगा, आई करंट फ्लो होगा। और यहां पर माना कि हम लोगों ने 5 ओम का एक प्रतिरोध R लगाया हुआ है, तो धारा कितनी होगी, धारा I कितनी होगी, तो धारा I इज इक्वल्स टू, हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं V अपॉन R। V की वैल्यू है 10 अपॉन R की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो होगा, मतलब 10 वोल्ट की वोल्टता अगर हम लोगों ने लगाई है 5 ओम के प्रतिरोध में, तो उसके अंदर 2 एम्पियर का यहाँ पर विद्युत धारा या प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए दोस्तों, ये हम लोगों का डेरिवेशन है I इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R sin ओमेगा t। हम लोग इसको लिख सकते हैं I इक्वल I नॉट sin ओमेगा t। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, एक तो I इसका समीकरण चाहिए, धारा का समीकरण चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I नॉट sin ओमेगा t। अब फेज चेक करना है, फेज चेक करना है मतलब कि कला का अंतर चेक करना है। तो देखिए वोल्टता में यहाँ पर ये जो ओमेगा टी होती है, ये जो ओमेगा टी होता है, ये होता है कला या फेज। यहाँ पर देखिए दोनों में ओमेगा टी, मतलब जो एंगल है, एंगल का डिफरेंस, दोनों के एंगल के डिफरेंस सेम है। दोनों का जो फेज है, कला का अंतर है, वो समान है। दोनों का कला का अंतर समान है, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा टी। यहाँ पर हम लोगों को अब चेक करना है कि दोनों का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, और फेजर डायग्राम के साथ साथ इसके कुछ कॉन्सेप्ट और ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को I इक्वल I नॉट sin ओमेगा t निकला, जहां पर I नॉट धारा का शिखर मान है और I नॉट की जगह पर हम लोगों ने V नॉट अपन R लिखा हुआ है। अब दोस्तों कला का अंतर ओमेगा टी दोनों में सेम है, तो कला के अंतर को हम पहली चीज यहाँ पर हम देखेंगे, जो कलांतर है डेल फाई इज इक्वल्स टू कितना आया, 0 आया। किस किस के बीच में, I और V के बीच में जो कला का अंतर है वो आया 0। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि I का मान ज्यादा आएगा कि V का मान ज्यादा आएगा, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्लियर कीजिएगा। I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन R, I नॉट इक्वल V नॉट अपॉन R, मतलब कि I नॉट कब आएगा, जब हम V नॉट में R से डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि I नॉट लेस देन V नॉट, मतलब कि जो धारा है वोल्टता V से कम है, उसका मान थोड़ा कम है। अब जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हम लोगों ने फेजर डायग्राम के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, फेजर आरेख ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों फेजर आरेख इस पर डिपेंड करता है, इस पर बनता है। तो आप लोग इसको अच्छे से चेक कीजिएगा जब आप धारा के शिखर मान का या धारा का व्यंजक निकाल लेंगे या धारा का समीकरण निकाल लेंगे। तो अब देखिए, क्योंकि ये हम लोग बना देते हैं, ये हम लोगों ने बना लिया V नॉट के लिए, और ये इसका एंगल हो गया ओमेगा टी। अब चेक कीजिए साइन ओमेगा टी, तो यहां पर ये ओमेगा टी दोनों के लिए सेम है, इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है। और सिर्फ अब I नॉट का मान ज्यादा है कि V नॉट का मान ज्यादा है, ये हम लोगों को चेक करना है। ये हमारा एक्स एक्सिस, हमारा वाई एक्सिस, को आप ऐसे बना सकते हो, I नॉट का मान ज्यादा है या V नॉट का मान ज्यादा है। तो देखिए दोनों के बीच में ओमेगा टी जो कोण है वो समान बन रहा है, और इसका समीकरण V0 sin ओमेगा टी, इसका समीकरण sin ओमेगा टी, मतलब कि I इक्वल I0 sin ओमेगा टी, दोनों समान है। बस I का मान ज्यादा है कि V का मान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया I का मान कम है V के मान से, इसीलिए इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे बना देंगे, मतलब ये इस फेजर आरेख में ये हो जाएगा हमारे पास I नॉट। तो ये इसका फेजर आरेख बना। फेजर आरेख क्या बताता है, ये आप लोगों को याद रखना है। फेजर आरेख जो है वो वोल्टता और धारा के आयाम को दर्शाता है, वोल्टता और धारा के आयाम को दर्शाता है, इसलिए आप लोगों को ये बनाना बहुत जरूरी है। अब इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इतना आप लोगों ने अगर लिख लिया तो इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। एसी परिपथ जिसके अंदर एक प्रतिरोध R हम लोगों ने जोड़ा हुआ है, तो लिखेंगे क्या, माना कि प्रतिरोध R जिसके अंदर एसी स्रोत से जोड़ा गया है, माना कि प्रतिरोध R है जिसे हम लोगों ने एसी स्रोत से जोड़ा है। अब ये परिपथ बनाया, इसके अंदर हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का मतलब कि उसके अंदर से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, तो प्रत्यावर्ती धारा I यहां से प्रवाहित हुई। अब देखिए यहां से जितनी वोल्टता, जितनी प्रत्यावर्ती धारा निकलेगी वो जाकर किसमें, इसका विभव का पतन किसके अंदर होगा, किरचॉफ के नियम से इस R के अंदर। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R, V इज इक्वल्स टू R हो गया, मतलब प्रतिरोध R के अंदर वोल्टता का मान IR होगा, प्रतिरोध R के अंदर वोल्टता का मान IR होगा।
अब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। V नॉट वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान, और साइन ओमेगा टी जिसमें ओमेगा टी हमको क्या बताएगा, कला या फेज बताएगा। क्लियर। हम लोगों ने किरचॉफ के नियम से V इक्वल आई आर, V नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पर वैल्यू पुट की, इक्वल आई आर आया, I इक्वल V नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब देखिए इतना जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आई नॉट की वैल्यू आ गई किरचॉफ के नियम से या ओम के नियम से। तो ओम के नियम से आई नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन आर। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिष्ट धारा की बात की है और विद्युत वाहक बल या धारा, मतलब कि जब हम विद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा उसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो विद्युत वाहक बल यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इसके लिए साइन बनाया है, v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। ये इसका पूरा फुल डेरिवेशन था, ये मैंने फेजर आरेख समझा दिया। जितना अच्छे से आप लोग आर को अच्छे से क्लियर करोगे उतना अच्छे से आप लोगों को एल और उतने अच्छे से आप लोगों को सी समझ में आएगा। तो हम इसी क्लास में, इसी लेक्चर में एल को भी कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को बने रहना है, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आपको आगे के जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ग्राफ बनाकर बता रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने जो फेजर आरेख बनाया, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हम लोगों ने बनाया वी नॉट के लिए, क्योंकि दोनों के अंदर जो कला है, फेज है, वो सेम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओमेगा टी। अब हम लोग आर के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वी नॉट के लिए ग्राफ बनाया, और जब हम आई नॉट की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, तो धारा का मान, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, हम यहाँ से समझिएगा वी नॉट का मान आई नॉट के मान से ज्यादा है। कैसे? क्योंकि आई नॉट निकालने के लिए हम लोगों को वी नॉट में आर से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो भाग आएगा ये किसका आएगा, ये आएगा आई नॉट का। जब हम इसका पूरा ग्राफ बनाएंगे तो मैं इसी को यहाँ से आगे बढ़ा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से चेक कीजिएगा, दोनों के अंदर v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी और i इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब दोनों के लिए सेम ग्राफ बनने वाला है। और ग्राफ देखिए दोनों में साइन साइन है, तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक, अब ऊपर किसके मान को रखना है, तो यहां से आप लोग देखिए ये वाला, ये हम लोगों ने बना दिया वी नॉट। आई नॉट के लिए भी साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेम इस प्रकार, तो ये वाला जो भाग है ये बन जाएगा हमारा आई नॉट। यहां से बनाइएगा ये वाला, जब यहां से साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा आई नॉट, ये हो जाएगा आई नॉट। इसका मतलब कि जब किसी परिपथ में प्रतिरोध आर लगा होगा, तो जब किसी परिपथ में प्रतिरोध आर लगा होगा, तो जब वोल्टता का मान उसकी पीक वैल्यू पर जाएगा, तब धारा का मान भी उसके शिखर पर होगा। जब वोल्टता का मान कम होगा, धारा का मान भी कम होगा। जब वोल्टता का मान बढ़ेगा, अब जब यहां पर दर्शाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, आई नॉट को नीचे ले लिया है और वी नॉट को ऊपर ले लिया है, क्योंकि वी नॉट का मान ज्यादा है और आई नॉट का मान यहाँ पर कम है। तो दोस्तों ये है हमारा एसी परिपथ, ये हमारा एसी परिपथ जिसके अंदर हम लोगों ने प्रतिरोध आर को जोड़ा है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा, इसी लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसके अंदर हम लोग प्रेरकत्व एल या एक प्रेरक कुंडली को जोड़ेंगे और वहां से धारा का शिखर मान, उसका फेजर आरेख, सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से चेक कीजिएगा यहाँ से, और इसके साथ साथ हम लोग बाकी सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। देखते रहिए, बहुत अच्छे से सारी चीजें हम लोग एकदम मक्खन करेंगे और आप लोगों को सारे डाउट से मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने एक परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध आर जोड़ा था, तब धारा का शिखर मान कितना था, उसका फेजर आरेख कैसा था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोगों को वहां से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा तो अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यहाँ से दोनों को रिलेट कीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। जैसे प्रतिरोध आर वाला परिपथ में प्रतिरोध आर जोड़ा, तो वो क्वेश्चन अगर हम लोगों को समझ में आया, साथ उसके एल वाला समझ में आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो एक क्वेश्चन और बचेगा सी वाला, मतलब कि जब किसी परिपथ में हम लोग एक संधारित्र सी को जोड़ेंगे, तब उसके गुणधर्म क्या होंगे, धारा का शिखर मान कितना होगा, कला का अंतर कितना होगा और उसका फेजर डायग्राम कैसा होगा। यहाँ पर हम लोग करने वाले, जब हम लोगों ने प्रेरक कुंडली या प्रेरकत्व एल को किसी एसी स्रोत से जोड़ा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना कि प्रेरकत्व एल एक एसी स्रोत से जोड़ा गया, एसी प्रत्यावर्ती परिपथ जिसके अंदर विशुद्ध प्रेरक हो। जब हम किसी में प्रेरकत्व एल को जोड़ेंगे, तब हम धारा का शिखर मान कैसे निकालेंगे, क्या क्या चीज होगी। अब एक चीज आप लोग को यहाँ याद रखनी है, दिमाग में बिठा लेनी है कि जब किसी भी धारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ हम किसी प्रेरकत्व एल को जोड़ेंगे, तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। यहां पर प्रत्यावर्ती धारा आई उत्पन्न होगी। अब प्रत्यावर्ती धारा आई का मान समय के साथ, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपनी दिशा बदलते रहती, तो यहां पर देखिए आई का मान बदलता रहेगा। जब आई का मान बदलता रहेगा, जब धारा का मान बदलेगा, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। प्रेरक कुंडली के लिए कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को यहाँ याद रखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट में, आप लोगों को उसको दिमाग में बिठाना है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और धारा का जो शिखर मान है वो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। सीधी सीधी बात है, जब हम किसी परिपथ में
एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ेंगे तो उसके अंदर से प्रत्यावर्ती धारा निकलेगी और प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है। तो जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलेगा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और जैसे ही कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा उसका फ्लक्स भी बदलेगा, और फ्लक्स बदलने के बाद फैराडे के नियम के अनुसार उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम स्वप्रेरण बोलेंगे, उस घटना को हम लोग स्वप्रेरण बोलेंगे। और स्वप्रेरण गुणांक को हम लोग स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व गुणांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप इस एल प्रेरकत्व या किसी कुंडली को जब हम किसी परिपथ में जोड़ेंगे तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद रह गया तो आप लोगों के लिए पूरा डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा और बहुत आराम से आप लोग इसको कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। ध्यान से देखिए, फिर से समझिए कि जब किसी विद्युत परिपथ में हम लोग प्रेरकत्व कुंडली एल को जोड़ेंगे तो उसके अंदर धारा का मान बदलेगा, क्योंकि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से V0 sin ओमेगा टी से एक प्रत्यावर्ती धारा निकलेगी, और प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता है, और जब प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलेगा तो इस प्रेरक कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, और इस प्रेरक कुंडली के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो फ्लक्स का मान भी बदलेगा, और फैराडे के नियम के अनुसार उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसको हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया। देखिए यहाँ पर V इक्वल V0 sin ओमेगा टी, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत उसके साइन को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे बनाते हैं, और विद्युत वाहक बल या धारा के लिए हम लोग इसके ग्राफ को ऐसा बनाते हैं, वो साइन का ग्राफ होगा, कॉस का ग्राफ होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और दिष्ट धारा स्रोत या बैटरी के साइन को हम लोग ऐसा बनाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका साइन ये है और इसका इक्वेशन V इक्वल V0 sin ओमेगा टी ये हम लोगों ने लिया हुआ है, और प्रत्यावर्ती धारा I यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V इक्वल V0 sin ओमेगा टी, जहां पर ओमेगा टी कला है या फेज है, ये तात्क्षणिक मान वोल्टता का, और V0 वोल्टता का शिखर मान। अब दोस्तों हमारा टारगेट है, हम लोगों को धारा के शिखर का मान चाहिए, धारा का शिखर मान चाहिए, I0 का मान चाहिए, और उसके लिए व्यंजक कंप्लीट करना है। तो ध्यान से आप लोग यहां से देखिएगा, हम लोग यहां पर लिखेंगे किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के लूप नियम से, किरचॉफ के लूप के नियम से या किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक स्वप्रेरण की घटना हुई है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। तो जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो इसका मान V इक्वल कितना होगा, L di by dt, इसका विद्युत वाहक बल का मान V इक्वल L di by dt होगा, या उसकी जो वोल्टता होगी वो होगी V इक्वल L di by dt। यहाँ पर जो L है मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा L है, स्वप्रेरण उत्पन्न हुआ उसके लिए स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व है। जो हमारा अध्याय 6 है उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट है, उनको भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट करवाऊंगा। आप लोग यहां से देखिएगा V इक्वल L di by dt, इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख सकते हो V माइनस L di by dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, V प्लस माइनस L di by dt इज इक्वल्स टू 0। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम आप लोगों को याद होना चाहिए, किरचॉफ के नियम से कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कीजिएगा, तो थोड़ा सा लॉजिक वाला सेंस लगाइएगा, सब कुछ यहां से एकदम मक्खन हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू हम लोगों ने निकाला L di by dt किरचॉफ के नियम से। देखिए ये स्वप्रेरण की घटना से उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, तो V इक्वल L di by dt, L जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण गुणांक है। अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग यहाँ से di, यहाँ से हम लोगों ने d by L, यहाँ पर L आ जाएगा, यहाँ पर di हम छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dt। देखिए V इक्वल कितना, V इक्वल इसको मेजर कर देता हूं, तो di इज इक्वल्स टू V, इस V के प्लेस पर V0 sin ओमेगा t अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा L। अब दोस्तों हम लोगों का टारगेट आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन के लिए। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ I के लिए समीकरण निकालना है और धारा का शिखर मान निकालना है। तो धारा के शिखर मान को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर di इक्वल V0 अपॉन L sin ओमेगा t। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी परिपथ में हम लोग प्रेरकत्व L को जोड़ेंगे, जब किसी परिपथ में हम लोग प्रेरकत्व L को जोड़ेंगे, तो प्रेरकत्व L को जोड़ने के साथ उसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरकत्व L को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे तो उसके अंदर धारा का मान बदलेगा, जैसे ही धारा का मान बदलेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो उसका फ्लक्स बदलेगा, और फैराडे के नियम के अनुसार उसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि स्वप्रेरण कहलाएगा। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहेंगे। और यहाँ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल इज इक्वल्स टू L di by dt होगा, V इक्वल V0 sin ओमेगा t। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आप लोग इसको एक बार
अच्छे से समझ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बनेगा। याद रखिए इसका फेजर डायग्राम भी चाहिए और हमारा टारगेट है हम लोगों को I0 का मान चाहिए। तो दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन ये हो जाएगा di इज इक्वल्स टू समाकलन v नॉट अपॉन l साइन ओमेगा t di। तो समाकलन हो जाएगा i, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट समाकलन के मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और इस di का इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास x। तो देखिए di के लिए जब हम लोगों ने इसका समाकलन किया तो ये हो गया i, मतलब हम लोगों को i का मान चाहिए। ये देखिए v नॉट अपॉन l हम लोगों ने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस का कॉस थीटा, इक्वल माइनस का कॉस थीटा। साइन ओमेगा टी है, मतलब यहां से हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स, मैंने यहां पर एक्स लिया इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो ए एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ये हो जाएगा ओमेगा। तो i इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन बटे में ओमेगा एल, ये वाला माइनस कॉस ओमेगा टी। अब दोस्तों समझिएगा यहां से i की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है माइनस का वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, लेकिन हम लोगों को इसका फेज डिफरेंस चेक करना है, मतलब कि कला चेक करना है, उनके कला का अंतर कितना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो v नॉट और i नॉट के फेज का डिफरेंस कितना है। मैंने आप लोगों को बताया ओमेगा टी कला है, फेज है, कलांतर है, ठीक है, कलांतर है, उसके बीच का डिफरेंस कितना है ये हम लोगों को चेक करना है। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन आया है ना i इक्वल माइनस वी नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, ये कॉस में है और ये किस में दिया हुआ है साइन में, तो हम लोग इसको कॉस से साइन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से कि ये वाला जो डेरिवेशन है, ये वाला जो हम लोगों ने डेरिवेशन ये कितना निकाला है, क्योंकि इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, बट एंगल डिफरेंस कला का अंतर चेक करने के लिए, कला या फेस चेक करने के लिए हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। हम लोग को बेसिक फॉर्मूला पता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। अब समझिए कि यहाँ पर कॉस थीटा है तो इसके पहले क्या रहा होगा, कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, और इस 90 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 2। 90 को हम लोग क्या लिखते हैं पाई बाई 2, क्योंकि पाई जो होता है ये होता है 180, पाई होता है 180 के इक्वल। तो आई माइनस वी नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी के प्लेस पर हम लोग लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। यहां पर थीटा था, यहां पर ओमेगा टी है, तो आई इक्वल माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। अब दोस्तों यहां पर जो माइनस का साइन है इसको हम हटा देंगे, यहां पर माइनस के साइन को इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 और माइनस का ओमेगा टी। समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है माइनस साइन थीटा इक्वल साइन माइनस का थीटा। मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी यहां पर हम लोगों को लगाना है। आई इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब ये हो जाएगा आई इक्वल वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आई इज इक्वल्स टू आया हमारे पास वी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब दोस्तों यहां से चेक कीजिएगा क्या कंडीशन होगी, यहां से हम लोग चेक करेंगे तो ये देखिए आई इक्वल हम लोग इसको लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यही इक्वेशन हम लोगों को चाहिए होती है, यही वाली इक्वेशन हम लोगों को चाहिए होती है। और ध्यान से चेक कीजिएगा कि ये जो आई नॉट है ये किसके इक्वल है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल के। आई नॉट किसके इक्वल है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल के। कुछ चीजें ध्यान से सुनिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ में हम लोग जब प्रतिरोध आर लगाएंगे तो उस प्रतिरोध आर को हम लोग आर ही बोलेंगे, मतलब प्रतिरोध बोलेंगे। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोग प्रतिरोध की जगह पर एल लगाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रतिघात, प्रतिघात, और उसको हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे। क्योंकि ये देखिए v इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास आई आर होता है, और v अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या होता है आर। मतलब जब भी हमारे पास v अपॉन आई की वैल्यू आएगी, v अपॉन आई की वैल्यू आएगी, मतलब किसी परिपथ में अगर हम लोगों ने सिर्फ और प्रतिरोध आर जोड़ा है तो हम उसको प्रतिरोध आर ही बोलेंगे। और जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध आर की जगह पर प्रेरकत्व LH को जोड़ेंगे, प्रेरकत्व L को यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ेंगे, तो जो v अपॉन आई की वैल्यू आएगी उसको हम लोग प्रतिघात बोलेंगे। तो यहाँ पर v अपॉन आई की वैल्यू, v अपॉन आई की वैल्यू यहाँ पर देखिए v नॉट अपॉन ओमेगा एल है, v नॉट अपॉन ओमेगा एल है, और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि आई नॉट
इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कंडीशन चेक कीजिए क्या बनेगा, आई नॉट वी नॉट अपॉन आई नॉट, और यहां पर बन जाएगा ओमेगा एल। तो अब देखिए दोस्तों ओमेगा एल, ये वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सएल से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्सएल से, क्योंकि ये इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिघात है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिघात है। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R की जगह पर कुंडली L या किसी संधारित्र को जोड़ेंगे तो उसी प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात बोलेंगे, उसी प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात बोलेंगे। और जब दो या दो से ज्यादा चीजें जोड़ेंगे तो हम उसको प्रतिबाधा बोलेंगे। तो प्रतिघात को हम लोग x से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको xl लिख दिया। ये हो गया हमारा v नॉट अपॉन आई नॉट। अब दोस्तों I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दोनों के कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ का कॉन्सेप्ट निकाला v इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका कॉन्सेप्ट निकाला I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ पर साइन के साथ ओमेगा टी आया, यहाँ पर साइन के साथ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। कॉन्सेप्ट चेक कीजिएगा, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो धारा I है, धारा I जो है वो V से, वोल्टता V से कला कोण में पाई बाई 2 डिग्री पीछे है। धारा I का मान साफ साफ यहां से दिख रहा है, साफ साफ यहां से दिख रहा है, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 और V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जब प्रेरकत्व L को किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम लोगों ने जोड़ा तो समीकरण ये आया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो कला का अंतर है वो कैसा है। तो प्रत्यावर्ती धारा I का मान वोल्टता V से कला कोण में पाई बाई टू पीछे है, या वोल्टता V का मान धारा I से कला कोण में पाई बाई 2 अग्रगामी है या आगे है या इंक्रीजिंग है। अब हम लोगों को इसका फेजर डायग्राम बनाना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके फेजर डायग्राम को हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। उसका ग्राफ कैसे बनता है मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है। इस इक्वेशन से हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, फेजर डायग्राम के साथ साथ इसका ग्राफ बनाएंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसके बाद हम उसका फेजर डायग्राम बनाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों यहां से इसका फेजर आरेख हम लोग बनाएंगे। तो फेजर आरेख के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम लोगों ने बना लिया V नॉट के लिए, इसके बीच में जो फेज है ओमेगा टी, जो कला है ओमेगा टी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ध्यान से समझिए कि हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर ये कितना निकाला है, धारा I का मान वोल्टता V से कला कोण में 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो जब हम इसके लिए ओमेगा टी V नॉट के लिए मान बनाएंगे तो हम लोग धारा I के लिए इसके ग्राफ को, इस फेजर के ग्राफ को यहां से कितना कर देंगे, यहां पर इसका 90 डिग्री बना देंगे, 90 डिग्री बना देंगे और यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे आई नॉट की वैल्यू। ये इसका फेजर आरेख हो गया, ये इसका फेजर आरेख हो गया। इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ये इसका फेजर आरेख हो गया। अब दोस्तों जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन ग्राफ हम किसके हिसाब से बनाएंगे, ग्राफ हम इसके हिसाब से बनाएंगे, कॉस ओमेगा टी के हिसाब से बनाएंगे। इसके हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इसके हिसाब से जब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोगों ने आई इक्वल माइनस वी नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी से ही हम लोगों ने लेकर आए। तो हम इससे या इससे किसी से भी ग्राफ बनाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पर किसका ग्राफ बनेगा, यहां पर ग्राफ बनेगा सबसे पहले V के लिए। तो V के लिए ग्राफ बनेगा वो साइन का बनेगा, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हम लोग यहां पर साइन का ग्राफ ऐसा यहां पर बना देंगे। अब ये आया V नॉट, मतलब इसका तात्क्षणिक मान, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप याद रखिएगा, I इक्वल माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का जो ग्राफ बनता है वो ऊपर से बनता है ऐसा, कॉस का जो ग्राफ बनता है वो बनेगा ऐसा, ठीक है। बट जब यहां पर हम माइनस कॉस की बात करेंगे तो माइनस कॉस के लिए ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। माइनस कॉस के लिए ग्राफ हम कहां से बना देंगे, मतलब कि जो ऊपर की पॉजिटिव वैल्यू है आप कॉस की वैल्यू रखते चले जाएगी, ग्राफ बनता चले जाएगा। लेकिन जब हम माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी से बात करेंगे तो जितनी भी आप वैल्यू रखोगे सब में माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जो ग्राफ ऊपर से बनने वाला है वो ग्राफ कहां से बनेगा, नीचे से बनेगा, और ये इस कंडीशन में आगे चलते चले जाएगा और इस हिसाब से हमारा ग्राफ बनेगा। जब हम धारा I के लिए कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो इसी को मैं यहां से आगे बढ़ा दे रहा हूं, यहां से नीचे से, क्योंकि देखिए I इक्वल माइनस वी नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो I के लिए यहां से हम कॉस का ग्राफ बनाएंगे। अब कॉस का ग्राफ बनता है यहां से दोस्तों, ये कॉस का ग्राफ यहां से बनता है, लेकिन जितनी भी आप वैल्यू रखोगे सब में नेगेटिव वैल्यू रखा जाएगी, तो सारे मान नेगेटिव हो जाएंगे। तो हम लोग यहां से इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा जाएगा और ये इसका कंप्लीट कीजिएगा। ये इसका ग्राफ है, इसको आप बहुत अच्छे से कॉस की वैल्यू रखकर एक ग्राफ बनाएगा और इस ग्राफ को यहां से कंप्लीट कीजिएगा। बहुत अच्छे से आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट होगा, ये आपका पूरा ग्राफ कंप्लीट होगा।
तो ये कॉस का ग्राफ था, मतलब ये धारा आई के लिए ग्राफ था, ये इसका फेजर आरेख है, ये इसका ग्राफ है। कला का अंतर के लिए आप लोग क्या लिखोगे, धारा आई का मान वोल्टता V से 90 डिग्री पश्चिमगामी है और वोल्टता V का मान धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। फिर से सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होगा, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L लगा होगा, उस स्थिति में धारा I का शिखर मान, धारा का शिखर मान और उसका फेजर आरेख बनाइए। उसके लिए प्रतिघात का व्यंजक निकालना है। प्रतिघात कितना होता है, तो प्रतिघात हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, एक्सेल यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था, वो आप लोग चेक कीजिएगा। प्रतिघात L निकाला। इस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध R को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़कर उसका डेरिवेशन निकाला। प्रेरकत्व L को एक कुंडली को एक धारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़कर उसका व्यंजक निकाला। दोनों बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सी की बात करेंगे, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्र सी को हम लोग जोड़ेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से सुधार सकूं और अच्छे से आप लोगों के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।